रात के 12 बज रहे थे। गोदाम के उस पुराने कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि निशांत को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक उस सीलन भरी दीवार पर एक हल्की सी परछाई उभरती है। वो परछाई समर की थी। साहब, डरिए मत। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ क्यों लाया। तुम इंसान नहीं हो? ये परछाई? तुम कौन हो समर? ये कमरा कोई घर नहीं है साहब, ये एक रूहानी जेल है जहां हम पिछले 10 साल से कैद हैं। कैद? लेकिन इस बंद सरकारी गोदाम में तुम्हें किसने कैद किया? मुझे यहां क्यों लाए हो? कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर इस सरकारी कुर्सी का है जिस पर आज आप बैठते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस कमरे में हर रात वही दर्द जिंदा हो जाता है, वही भूख, वही तड़प, वही चीखें जो 10 साल पहले इन दीवारों ने सुनी थी। क्या हुआ था यहाँ 10 साल पहले? मुझे साफ साफ बताओ। इन दीवारों पर अगर कान लगाओगे साहब तो आज भी उन रातों की सिसकियां सुनाई देंगी। तब इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था, जमीन फट चुकी थी। 10 साल पुराना वो खौफनाक मंजर हवा में तैरने लगा। गोदाम के बाहर सूखी तपती मिट्टी और अंदर रखा हजारों बोरियां अनाज जो किसी के काम का नहीं था। गांव के लोग भूख से मर रहे थे, बच्चे बिलख रहे थे और मेरे पिताजी इस गोदाम के सरकारी चौकीदार थे। अगर तुम्हारे पिता चौकीदार थे तो उन्होंने गांव वालों की मदद क्यों नहीं की? अनाज बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो मजबूर थे बेटा, उनके हाथ कानून की जंजीरों से बंधे थे। माएं अपने नवजात बच्चों को छाती से लगाकर रो रही थीं बेटा, क्योंकि भूख के मारे उनके सीने में दूध तक सूख गया था। मेरी भी यही हालत थी। मैं दाने दाने को तरस रहा था साहब, मेरी पसलियां दिखने लगी थीं, मैं भूख से तड़प रहा था। मेरे पति ने उस समय के सरकारी फूड इंस्पेक्टर के पैर पकड़ लिए थे, हाथ जोड़कर भीख मांगी थी कि साहब गोदाम का ताला खोल दो। उस रात की याद आज भी हमें तड़पा रही थी। गोदाम के बड़े लोहे के दरवाजे के सामने एक बेबस बाप घुटनों पर बैठा था। पिताजी रोते हुए कह रहे थे, साहब थोड़ा सा अनाज दे दो, नहीं तो मेरा परिवार मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा साहब। तो उस फूड इंस्पेक्टर ने क्या किया? उसने अनाज क्यों नहीं दिया? सरकार तो जनता के लिए होती है। सरकार? उस भ्रष्ट और बेरहम साहब ने साफ मना कर दिया। उसने कहा ये सरकारी अनाज है, बिना ऊपर के आदेश के एक दाना नहीं हिलेगा। उसने धमकी दी थी साहब कि अगर दोबारा इस गेट के पास दिखे तो नौकरी से भी निकालूंगा और पुलिस से पिटवाकर जेल भिजवा दूंगा। इतनी बेरहमी! आंखों के सामने लोग मर रहे थे और वो नियमों का बहाना बना रहा था। निशांत का गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन उसके अंदर का डर भी गहरा होता जा रहा था। वो समझ रहा था कि ये आत्माएं आज यहाँ क्यों हैं। उस रात मेरे पति जब घर लौटे तो उनकी आंखें सूनी थीं। वो कुछ नहीं बोले, बस उस अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठ गए। मैं भूख से तड़प रहा था, रोने की भी ताकत नहीं बची थी मेरे अंदर, आवाज गले में ही बैठ गई थी। मैंने उसे पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, पर एक माँ जानती है साहब, पानी से पेट नहीं भरता, पेट भरता है तो बस उम्मीद से। और उस रात वो उम्मीद भी हमेशा के लिए मर चुकी थी साहब, सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर तुम्हारे पिता ने क्या किया? क्या उन्होंने कोई और रास्ता नहीं ढूंढा, कोई और मदद? भूख से पागल होकर एक रात मेरे पति ने चुपके से गोदाम का ताला तोड़ने की कोशिश की। उनके हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। पर वो रुके नहीं साहब, क्योंकि एक बाप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस लोहे के ताले की आवाज उस खामोश रात में बहुत दूर तक गई और आ गया वही कसाई। उस इंस्पेक्टर ने मेरे पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो चीखे, चिल्लाए, पैर पड़े, पर उस अफसर के दिल में रहम का एक कतरा नहीं था। पुलिस? नहीं साहब, अगर पुलिस आती तो बात बाहर आ जाती। उसने अपनी चोरी छुपाने के लिए एक घिनौना खेल खेला। गांव वालों को सबक सिखाने के लिए उस सरकारी अफसर ने मेरे पति
मुझे और मेरे बेटे समर को इसी गोदाम के पिछले हिस्से में बंधक बना लिया। क्या इसी कमरे में तुम तीनों को जिंदा बंद कर दिया? हाँ साहब, उसने गोदाम का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हमें इसी कमरे में घुट घुट कर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। हम 3 दिनों तक तड़पते रहे, रोटी के एक टुकड़े के लिए, पानी की एक बूंद के लिए चिल्लाते रहे, पर हमारी आवाज उस भारी दरवाजे को पार नहीं कर सकी। मैं बार बार पूछता था, माँ खाना कब मिलेगा, भूख लग रही है माँ, और माँ बस मेरा सिर चूमती थी। मैं क्या जवाब देती उसे? मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा और बस रोती रही, भगवान से मौत की भीख मांगती रही। लेकिन गांव वालों ने क्या किया? किसी ने खटखटाहट नहीं सुनी? कोई चौकीदार को ढूंढने नहीं आया? सबको लगा कि पिताजी डरकर गांव छोड़कर भाग गए हैं। किसी ने इस बंद कमरे के पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं की साहब। इस कमरे की दीवारें आज भी उन 3 दिनों की गवाह हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दीवारों पर वो निशान आज भी मौजूद हैं। मेरे पिताजी के नाखूनों के निशान साहब, जो दरवाजा खोलने की कोशिश में घिस गए थे, जिनसे खून बह रहा था। और मेरी उंगलियों के धब्बे, जो मैं दीवार थामे भूख से तड़पते हुए छोड़ गई थी। और मेरे बच्चे की वो आखिरी चीख। चौथे दिन भूख ने हमारे जिस्म को अंदर से खा लिया साहब, और हम तीनों यहीं एक दूसरे का हाथ थामे शांत हो गए। कहानी सुनते सुनते निशांत के पैर कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि वो जिस व्यवस्था का हिस्सा है, उसी व्यवस्था ने 10 साल पहले यहां 3 मासूमों की बलि ले ली थी। ये सब सच है? ये भयानक मंजर इसी कमरे में हुआ? मुझे माफ कर दो समर, मुझे माफ कर दो माँ जी। माफी हमसे मत मांगिए साहब, वो अफसर इंसान नहीं कसाई था। लेकिन ये जो कुर्सी है, ये आज भी वैसी ही खड़ी है। इसी कुर्सी की आड़ में हमें जिंदा दफनाया गया था। लेकिन समर, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आज इस गांव में आया हूं अपनी सरकारी ड्यूटी करने। पुरानी फाइलें खोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है। आज रात ये गोदाम एक रूहानी सौदे की मांग कर रहा है साहब। जब तक इस गोदाम का ताला कोई सरकारी अफसर अपने हाथ से नहीं खोलेगा, तब तक हमारी भटकती आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। बेटा, मेरे समर को 10 साल हो गए हैं इस अंधेरे में तड़पते हुए। तू अच्छा इंसान है, तेरी आंखों में वो घमंड नहीं है। बस एक बार इस 10 साल की सन्नाटे को तोड़ दे। ठीक है समर, ठीक है माँ जी। अगर मेरे इस फर्ज को निभाने से तुम भटकती रूहों को मुक्ति मिलती है और इस पूरे गांव का भला होता है, तो मैं कल सुबह इस गोदाम का ताला जरूर खोलूंगा। ये मेरा वादा है। जय श्री राम। निशांत के मुंह से जय श्री राम निकलते ही कमरे में एक अलौकिक खामोशी छा गई। दीवारों पर जो काली परछाइयां थीं, वो धुएं की तरह पिघलने लगीं और बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह की पहली किरण के साथ रूहें ओझल हो चुकी थीं। तभी बाहर से गांव वालों की दौड़ने की आवाज आई। निशांत बाबूजी, आप ठीक तो हैं? इस कमरे का इतिहास बहुत गंदा है साहब। जो भी यहां रुकता है वो सुबह तक पागल हो जाता है या भाग जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूं माधव। तुम लोगों ने तो मुझे इस गांव के सबसे बड़े सच से रूबरू करवाया है। मुझे इस सरकारी कुर्सी की असली कीमत समझ आ गई है। एक गरीब की उम्मीद और उसकी जान। आप समझ गए साहब, 10 साल पहले यहां एक पूरा परिवार भूख से तड़प कर मर गया था। इस भ्रष्ट सिस्टम ने उन्हें मार डाला था। पड़ जाने दो नौकरी खतरे में। माधव, एक अफसर की नौकरी एक गरीब के हक से बड़ी नहीं हो सकती। आज हर भूखे इंसान तक अनाज पहुंचेगा। निशांत ने आगे बढ़कर गोदाम का वो भारी जंग लगा पुराना ताला अपने हाथों में लिया, चाबी घुमाई और एक भारी आवाज के साथ ताला खुल गया। खुल गया। 10 साल का सन्नाटा आज टूट गया। आओ गांव वालों, अपना हक ले लो। जैसे ही वो भारी दरवाजा खुला, अंदर से एक सुकून भरी हवा बाहर आई, मानो किसी ने 10 साल बाद आजाद और चैन की सांस ली हो। उन भटकती रूहों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी। इतना अनाज! साहब, आज हमारी पीढ़ियों की भूख मिट जाएगी। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। मैं भगवान नहीं हूं माधव। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं।
जिसका कर्ज इस कुर्सी पर बरसों से उधार था। इंसान चाहे कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, मिट्टी और इंसाफ का कर्ज उसे एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ता है। उस दिन के बाद विक्रमपुर में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया। वो पुराना बंद कमरा जहां कभी 3 रूहें कैद थीं, अब बिल्कुल शांत हो। यही थी विक्रमपुर के उस शापित सरकारी गोदाम की दिल को झकझोर देने वाली दास्तान। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी खौफनाक और सबक देने वाली दास्तान में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।